नमस्ते दोस्तों। 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर द्वारा जो भाषण दिया गया उसका पार्ट 2। बहस मुबाहिसे के दौरान में दो ऐसे प्रश्न उठाए गए जो मुझे इतने खटके कि मैंने उन्हें कागज़ पर नोट कर लिया है। एक प्रश्न मेरा ख्याल है कि मेरे मित्र बिहार के प्रधानमंत्री ने उठाया था, जिन्होंने कल सभा में वक्तृता भी दी थी। आपने कहा था, भला यह प्रस्ताव मुस्लिम लीग को विधान परिषद में सम्मिलित होने से कैसे रोक सकता है। आज मेरे मित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक दूसरा प्रश्न उपस्थित किया कि क्या यह प्रस्ताव मंत्री प्रतिनिधिमंडल की योजना के विपरीत है। मैं समझता हूँ कि ये बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इनका स्पष्ट उत्तर आवश्यक है। यह प्रस्ताव चाहे खूब सोच समझकर शांत चित्त से प्रस्तुत किया गया हो या केवल संयोगवश बन गया हो, पर मैं तो यही मानता हूँ कि इसका यह परिणाम होगा कि मुस्लिम लीग बाहर ही रह जाएगी, भले ही यह प्रस्ताव इस परिणाम के अभिप्राय से न बनाया गया हो। इस संबंध में मैं आपका ध्यान प्रस्ताव के पैरा 3 की ओर आकृष्ट करूंगा, जो मेरी समझ में बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। इस पैरा में भारत के भावी विधान की तस्वीर है। मैं नहीं जानता कि प्रस्तावक महोदय का क्या अभिप्राय है, पर मैं मानता हूँ कि पास हो जाने पर विधान परिषद के लिए यह प्रस्ताव एक तरह से आदेशमूलक हो जाएगा कि वह इसके पैरा 3 के अनुसार ही विधान बनाए। पैरा 3 क्या कहता है? ये कहता है कि इस देश में दो भिन्न भिन्न राज्य पद्धतियाँ होगी। एक तो उन खुद मुख्तार प्रांतों, रियासतों या अन्य प्रदेशों के लिए जो भारतीय संघ शामिल होना चाहते हैं। इन खुद मुख्तार प्रदेशों को सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इन्हें अविशिष्ट अधिकार भी प्राप्त रहेंगे। उन खुद मुख्तार प्रदेशों के ऊपर एक संघ सरकार होगी, जिनके अधिकार में कुछ विषय होंगे जिन पर कानून बनाने का, शासन चलाने का संघ सरकार को भी अधिकार होगा। प्रस्ताव के इस हिस्से में गुटबंदी का कहीं जिक्र नहीं है। यह गुट संघ सरकार और घटकों के बीच एक मध्यवर्ती संगठन है। कैबिनेट मिशन के वक्तव्य को दृष्टि में रखते हुए या कांग्रेस के वर्धा वाले प्रस्ताव को भी देखते हुए मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वयं मुझे बड़ा आश्चर्य है कि प्रस्ताव में गुटबंदी की कल्पना का कहीं जिक्र भी नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मैं प्रांतों की गुटबंदी के विचार को नहीं पसंद करता। तभी विधान परिषद में थोड़ा हर्ष ध्वनि छा गई। मैं एक दृढ़ और संयुक्त केंद्र चाहता हूँ, उससे भी ज़्यादा मजबूत केंद्र जो सन 1935 के एक्ट के मुताबिक बना है। पर सभापति महोदय, इन इच्छाओं का, रायों का स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ने का। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस स्वयं दृढ़ केंद्र को विघटित करने पर राजी हो गई। ऐसे दृढ़ केंद्र को विघटित करने पर जो 150 वर्षों के लंबे शासन के बाद बना था, और जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए एक प्रशंसा, सम्मान और कल्याण की चीज़ थी, पर जब हमने इस स्थिति को त्याग दिया है, जब हमने स्वयं स्वीकार कर लिया है कि हम मजबूत केंद्र नहीं चाहते,
जब हमने मंजूर कर लिया है कि संघ सरकार और प्रांतों के बीच उपसंघ की एक मध्यवर्ती राज्य पद्धति होनी चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूँ कि प्रस्ताव के पैरा 3 में गुटबंदी का जिक्र क्यों नहीं किया गया। मैं जानता हूँ कि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और सम्राट की सरकार तीनों ही योजना की गुटबंदी संबंधी धारा के अर्थ पर मतभेद रखते हैं, परंतु मैं तो हमेशा यही समझता हूँ कि कांग्रेस ने यह मंजूर कर लिया है कि यदि भिन्न भिन्न गुटों के प्रांत अपना उपसंघ बनाने पर राजी हो तो कांग्रेस को इस व्यवस्था पर कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई मुझे बता दे कि मेरा ऐसा समझना गलत है तो मैं अपनी भूल स्वीकार कर लूँगा। मेरा विश्वास है कि कांग्रेस दल की विचारधारा समझने में मैं सही हूँ। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि प्रस्तावक और उनके दल ने जिस बिना पर प्रांतों की गुटबंदी या उनके उपसंघ बनाने की कल्पना को स्वीकार किया था, उसका यह प्रस्ताव में आखिर प्रस्तावक ने हवाला क्यों नहीं दिया है। इस प्रस्ताव में मध्यवर्ती संघ का जिक्र दूर ही क्यों रखा गया, मुझे कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। इसलिए बिहार के प्रधानमंत्री ने और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सभा से प्रश्न किया है वो भला यह प्रस्ताव 16 मई के वक्तव्य के विपरीत कैसे है और यह लीग को विधान परिषद में आने से कैसे रोक सकता है। उसके उत्तर में मैं कहूँगा कि आपके इस प्रस्ताव के तीसरे पैरा से मुस्लिम लीग अवश्य लाभ उठाएगी और अपनी अनुपस्थिति का औचित्य दिखाएगी। सभापति जी, कल मेरे मित्र डॉक्टर जयकर ने इस प्रश्न पर बहस मुलतवी रखने के लिए अपने पक्ष का प्रतिपादन कुछ कानूनी ढंग पर किया। उनकी दलील का यह आधार था कि आया हमें इस प्रस्ताव को पास करने का अधिकार भी है। उन्होंने मंत्री प्रतिनिधिमंडल के वक्तव्य का कुछ भाग पढ़कर सुनाया जो इस परिषद की कार्यविधि से संबंध रखता है। उनका वक्तव्य यह था कि इस प्रस्ताव पर तुरंत निर्णय करने की जो पद्धति परिषद अपना रही है वह योजना में दी हुई पद्धति के प्रतिकूल है। मैं इस बात को दूसरी तरह से सभा के सामने रखना चाहता हूँ। मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता कि आपको यह प्रस्ताव जल्दबाजी में पास कर देने का हक है या नहीं। हो सकता है कि आपको यह अधिकार हो, पर जो बात मैं आपसे यह नहीं पूछना चाहता हूँ वह यह है कि क्या इस प्रस्ताव को पास करना आपके लिए बुद्धिमानी और नैतिकता की बात होगी। अधिकार एक बात है और बुद्धिमत्ता दूसरी। मैं चाहता हूं कि सभा इस बात पर दूसरी ही दृष्टिकोण से विचार करे। वह इस दृष्टिकोण से इस पर विचार न करे कि उसे इस प्रस्ताव को पास करने का हक है या नहीं, वरना इस ख्याल से कि क्या इसे अभी पास करना है बुद्धि संगत होगा, नीति संगत की बात होगी। मेरा कहना है कि ऐसा करना बुद्धिमानी और नीतिज्ञता के विपरीत है। मेरा सुझाव है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के झगड़ों को सुलझाने के लिए एक और प्रयास करना चाहिए। यह मामला इतना संगीन है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसका फैसला एक या दूसरे दल की प्रतिष्ठा के ख्याल से नहीं किया जा सकता। जहाँ राष्ट्र के भाग्य का फैसला करने का प्रश्न हो, वहाँ नेताओं, दलों तथा संप्रदाय की शान का कोई मूल्य नहीं होना चाहिए। वहाँ तो राष्ट्र के भाग्य को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। मैं केवल इस बिना पर ही डॉक्टर जयकर के संशोधन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इससे विधान परिषद सुसंगठित रूप से अपना काम करेगी।
कार्यारंभ से पहले मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया को जान लेगी, बल्कि इसलिए भी कि हमें यह अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि अगर हम जल्दबाजी से काम लेंगे तो हमारे भविष्य का क्या फैसला होगा। मुझे नहीं मालूम कि कांग्रेस के दिमाग में, जिसका इस सभा में प्रबल बहुमत है, क्या नक्शा है। मुझ में यह दैवी शक्ति नहीं है कि इस बात को जान जाऊं कि वो क्या सोच रहे हैं। उनकी युक्ति और युद्ध कौशल क्या है, इसे मैं नहीं जानता। परंतु इस उपस्थिति मसले पर बहसियत एक बाहरी आदमी के जब मैं अपना दिमाग लगाता हूँ तो मुझे 3 ही रास्ते दिखाई देते हैं जिनसे हम अपने भविष्य का निर्णय कर सकें। एक रास्ता तो यह है कि एक दल दूसरे दल की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा रास्ता यह है कि हम आपस में विचार विनिमय कर समझौता कर लें। और तीसरा रास्ता है कि खुलकर लड़ाई की जाए। सभापति जी, परिषद के कुछ सदस्य और से मैं यह भी सुनता आ रहा हूँ कि वे युद्ध के लिए तैयार है। मैं अवश्य यह स्वीकार करूँगा। मैं इस कल्पना से ही काँप उठता हूँ कि इस देश का कोई भी व्यक्ति यह सोचे कि युद्ध द्वारा यह देश की राजनीतिक समस्या हल कर लेगा। मुझे नहीं मालूम कि देश में कितने लोग इस विचार का समर्थन करते हैं। बहुत से लोग इस विचार का समर्थन करते हैं और मेरी समझ में बहुत से लोग तो इसलिए समर्थन करते हैं कि उनका विश्वास है कि उनका यह युद्ध अंग्रेज़ों के साथ होगा। अगर यह युद्ध जो लोगों के दिमाग में है परिमित दायरा में होता और सिर्फ अंग्रेज़ों तक ही सीमित रहता तो मुझे इस कौशल्य पर, इस युक्ति पर कोई आपत्ति न होती। परंतु क्या आप समझते हैं कि यह युद्ध सिर्फ अंग्रेज़ों के ही विरुद्ध होगा? मुझे यह कहने में रंच मात्र भी दुविधा नहीं है और सभा के सामने मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर देश में युद्ध हुआ और उसका संबंध हमारी आज की समस्या से रहा तो फिर यह युद्ध अंग्रेज़ों के साथ न होगा, यह होगा मुसलमानों के साथ। बल्कि यह उससे भी बुरा होगा। यह युद्ध होगा मुसलमानों और अंग्रेज़ों की सम्मिलित शक्ति के साथ। मैं नहीं समझ पाता कि यह संभावित युद्ध किस तरह उससे भिन्न होगा जिसकी विभीषिका की कल्पना मैंने की है। महामना ब्रूक की उस प्रसिद्ध कृता की एक अंश में मैं सभा को पढ़कर देना चाहता हूँ, जो उन्होंने पार्लियामेंट में अमेरिका से मेल मिलाप करने के संबंध में दी थी। मेरा विश्वास है कि शायद सभा के उद्देश्य पर इसका कुछ असर पड़ सकता है। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ अमेरिका के विद्रोही उपनिवेशकों को जीत कर उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें अपने अधीन रखने की कोशिश कर रहे थे। उन उपनिवेशकों को जीतने का विचार परित्याग करने के संबंध में ब्रूक ने ये कहा था, सभापति महोदय, प्रथम तो मुझे यह कहने की अनुमति दे कि केवल बल प्रयोग कभी स्थायी नहीं होता। उनसे कुछ दूर के लिए किसी को दबाया जा सकता है, पर उनसे पुनः दबाने की आवश्यकता दूर नहीं की जा सकती। उन जाति पर कभी शासन नहीं किया जा सकता जिसे हमेशा ही जीतने की ज़रूरत पड़े। मेरी दूसरी आपत्ति यह है कि बल प्रयोग का परिणाम अनिश्चित होता है। बल प्रयोग को सदा आतंक ही नहीं पैदा होता, से कहीं कभी आतंक ही पैदा नहीं होता। अगर हम सदा शस्त्र ही उठाते रहे तो फिर यह विजय कैसी? बल प्रयोग में अगर आप असफल होते हैं तो फिर कोई साधक आपके पास नहीं रह जाता। अगर आप मीठे तरीके से सुलह करने में असफल होते हैं तो बल प्रयोग का साधन आपके हाथ में रहता है। पर बल प्रयोग में अगर आप हारे तो फिर समझौते की कोई और गुंजाइश नहीं रहती। दया दिखाने से अधिकार और शक्ति
तो कभी कभी प्राप्त हो जाते हैं, पर बल प्रयोग से पराजित होने पर आप अधिकार की भीख नहीं मांग सकते। बल प्रयोग के विरुद्ध मेरी और आपत्ति यह है कि इसके द्वारा लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में आप अपने लक्ष्य को ही क्षीण और दुर्बल बना देते हैं। बल प्रयोग में विजय होने पर आपको क्या मिलता है? जो भी आप पाते हैं वह युद्ध के सिलसिले में प्राय मूल्यहीन, जर्जरित और बर्बाद हो चुका रहता है। निश्चय ही आप उसे पाने के लिए युद्ध नहीं करते। यह मेरी गंभीर चेतावनी है और इसकी उपेक्षा करना खतरनाक होगा। अगर किसी के दिमाग में यह ख्याल हो कि बल प्रयोग द्वारा युद्ध द्वारा क्योंकि बल प्रयोग ही युद्ध है, हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान किया जाए ताकि मुसलमानों को दबाकर उनसे यह विधान मनवा लिया जाए, तो उनकी रजामंदी से नहीं बना है, तो इससे देश ऐसी स्थिति में फंस जाएगा कि उसे मुसलमानों को जीतने में सदा लगा रहना पड़ेगा। एक बार जीतने से ही जीत का काम समाप्त न हो जाएगा। मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता। पुनः एक बार वक्र के कथन का हवाला देकर मैं अपना भाषण समाप्त कर देता हूँ। वक्र ने कहीं पर कहा है कि शक्ति देना तो आसान है पर बुद्धि देना कठिन है। आइए हम अपने आचरण से यह प्रमाणित कर दे कि अगर इस परिषद में सर्वोच्च सत्ता जबरदस्ती अन्यायपूर्वक ले ली तो वह उस सत्ता का प्रयोग बुद्धिमानी से करेगा। यही एकमात्र रास्ता है कि जिसके ज़रिए हम देश में सभी वर्गों को साथ लेकर चल सकते, और कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर हम एकता पा सके। इस बात के संबंध में हम लोगों को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इसी पर यह भाषण उनका समाप्त होता था। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम 25 नवंबर 1949 का संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर द्वारा दिया गया अंतिम भाषण देखेंगे। और हाँ, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले भाषण को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।